वो जो कुंडली मैचिंग वाली जो चीज़ है, ऐप में दिखाता है कि भई 36 के 36 गुण मिल रहे हैं या 25 गुण मिल रहे हैं, तो ये कितना सही है? चार्ट में एक व्यक्ति का कैरेक्टर जो है कुंडली से हम पता कर सकते हैं। बड़ा बेसिक है कि लग्न में कौन से पाप ग्रह अगर ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो कैरेक्टर वाइज़ व्यक्ति खराब हो सकता है। ठीक है? सप्तम भाव की क्या पोज़ीशन है कुंडली में, वो दिखाता है शादी को। मान लेते हैं कि आपके किसी व्यक्ति से 30 गुण मिल रहे हैं, 32 या 36 गुण मिल रहे हैं, कंप्लीट 100% कुंडली मिलती है कि ये तो शादी करने योग्य है। पर सप्तम भाव में राहु महाराज का इन्फ्लुएंस है, केतु का या केतु महाराज का इन्फ्लुएंस है, शनिदेव या मंगल का इन्फ्लुएंस है। आप ऐसे व्यक्ति से शादी करके तो देखिए, सबको चारों खाने चित करके छोड़ेगा। तो सिर्फ आप चार्ट मिलाइए, उससे कुछ नहीं होने वाला। बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि क्या ये मैरिज चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। हाँ, उसका क्या होता है? क्योंकि बेनिफिक प्लैनेट जब तक आपको सपोर्ट नहीं कर रहा ना, एक तो ये कि 7th हाउस जो है वो क्लियर होना चाहिए। जी, इस लगे था उसको क्या डेफ़िनिशन? क्लियर का मेरा मतलब ये है कि ऐसा कभी नहीं होता कि भैया 7th हाउस में बेनिफिक का दृष्टि नहीं हो। बेनिफिक का मतलब जो क्रूर प्लैनेट है उसका दृष्टि नहीं हो। अच्छी बात है अगर आपकी कुंडली में बेनिफिक का दृष्टि नहीं होता। पर बेनिफिक का दृष्टि होना बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आप शादी को बहुत अच्छा चलाना चाहते हैं। राइट? या फिर जो 7th हाउस का लॉर्ड है, उसकी अपनी एक डिग्निफाइड पोज़ीशन होनी चाहिए। वो किसी एनिमी प्लैनेट के साथ अगर बैठ जाए, तो भी मैरिज को खराब कर देगा। और साथ में नवांश कुंडली को भी हम देखते हैं कि भाई नवांश कुंडली से ये पता चलता है कि शादी के बाद ये व्यक्ति कितना धार्मिक प्रवृत्ति से रहेगा। मेरा मतलब धार्मिक से ये है कि पूजा पाठ करने वाला धार्मिक नहीं है। मेरा मतलब धार्मिक से ये है कि भाई इस मैरिज को वो मैरिज की तरह देखते हुए कंट्रोल में रहे, ओके। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स नहीं करे। ये सब चीजें जो है वो डी9 कुंडली से पता चलती, और डी1 कुंडली में भी काफी ज्यादा इम्प्लीकेशन पता चल जाएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल एक लड़का है जिसके शुक्र देव बहुत ज्यादा पीड़ित है, राहु के साथ भी बैठे हुए, मंगल भी देख रहे हैं, शनिदेव भी देख रहे हैं। ऐसे व्यक्ति का भले ही 7वां भाव बहुत मजबूत हो, पर ये व्यक्ति 100% एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखेगा, मतलब है। आप कुछ भी कर लीजिए वहां पे, कोई और ऑप्शन ही नहीं। तो वहां पर वो चीज फेल हो जाती है कि भाई आप अपने हिसाब से कुंडली मैच कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। डेफिनेटली आपको एक अच्छे ज्योतिषी के पास जाना चाहिए जो आपको इन डेप्थ ये बता सके कि भाई इस व्यक्ति का कैरेक्टर कैसा रहने वाला है। क्या नवमांश कुंडली में शादी होने के बाद कुछ बहुत बड़े बदलाव आएंगे क्या? और ऐसे व्यक्ति से भी शादी करने का क्या फ़ायदा है जिसको मान लें कि भई 2 साल बाद बहुत ऊपर-नीचे समय आने वाला है, एक्सीडेंट ही होने वाला है या फिर लाइफ़ में बहुत बड़े लॉसेस लगने वाला है। मान लेते हैं किसी के 8वें भाव और 12वें भाव की दशा चल रही, तो आप उसके शादी तो आपने कर ली, पर अब लॉसेस ही लॉसेस देखने को मिल रहे हैं। तभी वो कहते हैं ना शादी से पहले तो बढ़िया चल रहा था, एकदम से क्या हुआ? बिल्कुल, और सारी चीज़ें इसमें ऐसा भी होता है कि जो जिससे कि ये शादी उसका भी इन्फ्लुएंस हो रहा है आपकी कुंडली पे। डेफ़िनेटली। देखिए 2 लोग जब साथ में रहते हैं ना, तो एक-दूसरे का भाग्य शेयर करते हैं। इसलिए बोलते हैं कि शादी के बाद डी9 डिविज़नल चार्ट 9 मतलब भाग्य का भाव शुरू हो जाता है। अभी मेरा एक दोस्त है जो शादी के पहले बहुत मेहनत की उस लड़के ने, मेरा बहुत अच्छा मित्र है वो। और शादी के बाद जितने उसके लाइफ में मैं देख रहा हूँ कि वो एन्जॉय कर रहा है ना, उतना हम सब में से कोई भी नहीं कर। क्यों? क्योंकि उसके भाग्य का भाव बहुत मजबूत है। तो जैसे ही मैरिज हुआ, उसका भाग्य का भाव चालू हो गया। ओके, और जिसके भी साथ आप रह रहे हैं, उसका तो इम्पैक्ट आपके ऊपर आएगा ही आएगा। आप कैसा सोचते हैं, कैसा बोलते हैं, कैसा खाते हैं, ये सब इम्पैक्ट करता है हमारी संगति से। राइट और रॉन्ग? राइट। तो अब ऐसे लोगों का इम्पैक्ट तो भाग्य आपके ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। किसी भाग्यशाली व्यक्ति के साथ आप शादी कर लोगे, तो उसके भाग्य से आपको भी तो खाने को मिलेगा। हाँ, सही बात। तो ये आपको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ये तो है ही है कि भाई भाग्यशाली व्यक्ति के साथ जाएँगे तो भाग्योदय होगा।